सर्न के बारे में कुछ चीजें थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कुछ चीजें हम आपको समझा देते हैं। सर्न फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा पर स्थित जिनेवा में फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा पर स्थित जिनेवा में सर्न की स्थापना की गई है। फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा पर स्थित फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सीमा पर जो जिनेवा है, जिनेवा में ही सर्न की स्थापना की गई है। स्थित जो फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा पर स्थित जिनेवा जिनेवा सर्न की स्थापना की गई है। जिनेवा में सर्न की स्थापना की गई है। CERN सर्न बताते हैं इसको। संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन नहीं, आपके लिए नहीं, ये नहीं, मैं इसको बता रहा हूँ, सुनिएगा। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। स्थापना इसकी हुई थी 1954 में। 1954 में इसकी स्थापना हुई। इसमें 22 सदस्य देश और 4 सहयोगी सदस्य देश, 22 सदस्य देश और 4 सहयोगी सदस्य देश, 4 सहयोगी सदस्य देश और 4 सहयोगी सदस्य शामिल है, पूर्ण सदस्यता प्राप्त के चरण में है। शामिल है जो 4 है वो भी पूर्ण सदस्यता की प्राप्ति में प्रयासरत है या सदस्यता प्राप्ति के चरण में है। सर्न में वैज्ञानिक और इंजीनियर ब्रह्मांड की मूल संरचना के संबंध में शोध कर रहे हैं। मूल संरचना के संबंध में शोध कर रहे हैं। भारत को 2004 में सर्न में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। भारत को 2004 में सर्न में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। कभी मान लीजिए पूछ ले कि सर्न में भारत को कब शामिल किया गया था पर्यवेक्षक के रूप में, तो 2004 में किया गया था। अब इससे लिख लीजिए, इससे संबंधित परियोजनाएं, सर्न से संबंधित परियोजनाएं क्या है? सर्न से संबंधित परियोजनाएं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, लार्ज LHC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर
LHC दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सीलरेटर है। इसका लक्ष्य ब्रह्मांड के एक्सीलरेटर एक्सीलरेटर है। पार्टिकल एक्सीलरेटर है ना, पार्टिकल एक्सीलरेटर है। इसका लक्ष्य ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना है। क्या सर? इसका लक्ष्य ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना है। मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना है। ठीक है, अध्ययन करना है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट बनाइएगा, कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड। कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड, कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड LHC, CMS बोलते हैं इसको शॉर्ट में, सोलेनॉइड CMS है इसका नाम शॉर्ट। यह LHC में सामान्य उद्देश्यों के लिए, यह LHC में सामान्य उद्देश्यों के लिए, LHC में, LHC मीन्स लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। यह LHC में सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक डिटेक्टर है। प्रयुक्त होने वाला एक डिटेक्टर है। सबसे खास चीज सर्न का जो वह है इस्तेमाल, ये आप लोगों ने सुना होगा हिग्स बोसॉन जो कण है उसके अध्ययन के लिए। तो इसमें एक चीज और पॉइंट बनाएंगे, यह स्टैंडर्ड मॉडल, यह स्टैंडर्ड मॉडल हिग्स बोसॉन का अध्ययन करता है। हिग्स बोसॉन का भी लिख सकते हैं क्योंकि और भी अन्य तरह के पार्टिकल्स भी हैं, तो हिग्स बोसॉन का भी अध्ययन करता है। यह डार्क मैटर का निर्माण करने वाले, यह डार्क मैटर का निर्माण करने वाले एक्स्ट्रा डायमेंशन और कणों की, एक्स्ट्रा डायमेंशन डार्क मैटर का निर्माण करने वाले एक्स्ट्रा डायमेंशन, अतिरिक्त जो बीमीय इसकी जो संरचना है उसका, ठीक है, डायमेंशन और कणों की खोज कर रहा है, और कणों की भी खोज कर रहा है। एलाइस, इसमें लिखिएगा ALICE, इसी में ही ALICE, ये लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, ए लार्ज आयन कोलाइडर, आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट,
ए लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, ए लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यह इसमें एलाइज के आगे मतलब बना के लिखिएगा पॉइंट। यह बहुत ही सूक्ष्म पदार्थों की भौतिकी पर, यह बहुत ही सूक्ष्म पदार्थों की भौतिकी पर शोध करता है, शोध करता है जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करने वाले, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करने वाले, एक मिनट बंद कर दीजिए। ठीक है, करने वाले जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करने वाले कार पर शोध, कार पर शोध, कार की गेंद आप लोग देखते हैं, कार की गेंद होता है ना, कॉर की गेंद एक होती है वैसे, कॉर पर शोध, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ जो मजबूत एक संरचना होता है। अच्छा, अभी सुर्खियों में क्यों आया, इसको नोट करिए, तो लिखिए ये सुर्खियों में क्यों है। सब सुर्खियों का, सुर्खियों में मतलब करंट में, हाल ही में, मतलब चर्चा में हुआ है। सुर्खी में चर्चा, सुर्खियों में मतलब चर्चा, न्यूज़ में दिखाता है कि ये सुर्खियों में बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, चर्चा में जो हाईलाइट होता है। हाँ, आप मंडे को वाले क्लास के लीजिए, आप भी सकते हैं, मंडे को आ जाइए, इससे पहले वाले क्लास ले लीजिए। मंडे को चल रहा है, इससे पहले ये क्लास कल से लेंगे सर, क्या करें, इसको मांग ही नहीं हो गए सबसे एकदम टेंशन। सबसे बड़ी परमाणु, और भारत हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु और अणु भौतिकी प्रयोगशाला, अणु भौतिकी प्रयोगशाला अणु भौतिकी प्रयोगशाला, अणु परमाणु और अणु भौतिकी प्रयोगशाला, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, जिसको वही है सर्व, फुल नेम जो मैंने बताया आपको, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का एक सहयोगी सदस्य बना, का एक सहयोगी सदस्य बना। अभी सर स्थायी सदस्य नहीं बन पाया भारत में। नहीं, सहयोगी सदस्य बना है, जो कि इसको पर्यवेक्षक के रूप में रखा गया था उस समय, 2004। सर्व में भारत का क्या योगदान है भाई, जरा देखिएगा। लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अनेक भारतीयों ने सर्व में LHC एक्सीलरेटर, जो मैंने आपको शुरू में बताया, LHC एक्सीलरेटर, लॉर्ड हैड्रॉन कोलाइडर एक्सीलरेटर, अनेक भारतीयों ने सर्व में LHC एक्सीलरेटर, ALICE, जो मैंने आपको बताया, ALICE का फुल फॉर्म लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, ALICE और CMS प्रयोगों के निर्माण में योगदान दिया है, और CMS प्रयोगों के निर्माण में योगदान दिया है। मतलब ये समझ लीजिए, जो
जो भी तत्व है, लस्सी हो गया, लाइस हो गया, CMS हो गया, ये सभी क्या है, ये ब्रह्मांड की मूल संरचना के संबंध में शोध कर रहे हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे ना, तो ब्रह्मांड की वास्तव में उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे कैसे सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी इसमें मिथक भी है, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, जैसे तैसे लोग मतलब उसके बहुत सटीकता पे नहीं अभी हम पहुंच पाए हैं ना, कि वास्तव में बिग बैंग थ्योरी का जो पूरा कंप्लीट जो वो है इसका, उसके तक हम लोग अभी पहुंच नहीं पाए। ठीक है, तो यही है, बाकी इसमें और विशेष है नहीं, और कुछ चीजें हम देखते हैं। क्या हो गया? सर पहले नहीं हंस रहा था, पहले नहीं हंस रहा था। सर नोट्स बनाना है, अच्छा तो लगना चाहिए, इसलिए 10 मिनट से और नोट्स नहीं सिर्फ बनाना, सिर्फ नोट्स ही नहीं बनाना। आज पहले वो बैंक खुल गया, वहाँ लाइब्रेरी बंद करके चले जाओ। मैंने आप लोगों को अंतरिक्ष मलबे के बारे में बताया था, स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष मलबा। तो अंतरिक्ष मलबा जो है, इसके बारे में 2 लाइन नोट ही कर लीजिए। स्पेस डेब्रिस पढ़ाया गया है, स्पेस डेब्रिस मैंने बताया था, जो वहाँ पे जो मलबे को इकट्ठा करने के लिए ना, हाँ एक जालनुमा संरचना है जिसमें सब उसको मतलब इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इसको रहना चाहिए। स्पेस डेब्रिस आप लोग समझ रहे हैं, अंतरिक्ष मलबा, तो मैंने वो भी बताया था जो जापान और जापान का जो प्रयोग करता है चेन टेक्नोलॉजी, है ना, तो उससे भी ग्राफिन वगैरह आप लोग जानते ही हैं। ग्राफिन के बारे में मैंने बताया था, जो हीरे का ही एक जो है, अरे कोयले का एक प्रकार की संरचना है, एक तरह से जो दूसरे संरचना में उसको कन्वर्ट करके, और बड़ा ही इससे जो आप फाइबर देखते हैं, फाइबर से भी बड़ा मजबूत ग्राफीन, जो आपके जो डिस्प्ले लगते हैं मोबाइल पे और ये सारी चीजें, ये ग्राफीन का ही बनता है। मैंने आप लोगों को बताया, जो लोग नहीं आए थे मैं उनको बता दे रहा हूँ। जैसे जो कोयला है, ये कोयला कोल, जो कोयला है, कोयले को ही अलग अलग संरचना में, कोयले के पार्टिकल्स को अलग अलग संरचना दे देने से ही तो अलग अलग रूप में बदल जाता है। जैसे कोयले का ही एक रूप क्या है, हीरा है, कोयले का ही रूप क्या है, ग्रेफाइट, जो सब कोई सब भाई, इसको मैं आप नैनो पार्टिकल पूरा नहीं आएगा। अब आपको अगर कह दिया जाए कि आप कोयले को जरा अपने हाथ में रख लीजिए, अपने जेब में रख लीजिए, तो कोयले को आप नहीं छुएंगे, लेकिन यही कोयला आप अपने जेब में रख के घूम रहे हैं, ये कोयला है, कोयला ही कैसे कोयला है, कोयले के जो अपर रूप है, इतने सारे जो अलग अलग संरचना में, वास्तव में नैनो पार्टिकल है क्या? नैनो पार्टिकल वह है जो किसी तत्व की संरचना को अध्ययन करता है, संरचना के बारे में क्या करता है, परिभाषित करता है। जैसे तत्वों की संरचना जो अलग अलग बनाई जाती है, वही। और मैंने एक चीज और बताया था, 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर, मतलब आप समझ लीजिए कि 1 मीटर का अरबवां जो हिस्सा है, अरबवां 1 अरबवां हिस्सा, ये ठीक है ना। तो उस संरचना में जब हम उस चीज को ले आते हैं, तो ऐसे ही जो है हीरा, जो है हीरा भी एक संरचना है, जिसको डायमंड बोलते हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फिर उसका ग्राफीन है, ये सारी चीजें क्या है, ये कोल ही है, कोयला ही है। बस उसको किया क्या है, इसके संरचना में, उसके कणों की संरचना में परिवर्तन करना है। अब जब उनके कणों की संरचना में परिवर्तन हो गया है, तो इसमें इन्होंने अपने इन कणों की संरचना ने अलग अलग गुणधर्म प्रदर्शित कर दिया, अपने अपने अलग अलग प्रॉपर्टी प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है ना, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी में आ गया है। जैसे मान लीजिए आप कोई दवा खाते हो, जैसे मान लीजिए कोई, वो कहते हैं ना आयुर्वेद औषधियों में आप क्या करते हैं, अदरक है, अदरक का टुकड़ा आप लाते हो, तो उसको खूब कूटते हो, क्यों कूटते हो, इससे वो अपने गुणधर्म बदल दे। अब आप सीधे अपने घटक जाओगे, तो क्या वो अपना गुणधर्म कुछ देगा, नहीं देगा। अब आप नमक का ढेर सारा बड़ा सा टुकड़ा है, ढेर सारा बड़ा सा टुकड़ा है, उसको आप क्या करते हो, उसको आप खूब पीसते हो बारीक, तब तो अपने प्रॉपर्टी को
रिप्रेजेंट करता है, तो आप उस कण की संरचना में परिवर्तन करते हैं, उस कण के स्ट्रक्चर में आप परिवर्तन करते हैं, उस पार्टिकल के स्ट्रक्चर में आप परिवर्तन करते हैं, और जब वह परिवर्तन इसके लगभग में आ जाता है, नैनो पार्टिकल के लगभग में आ जाता है, मतलब इतना बारीक कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, इतना बारीक उसको कन्वर्ट करते हैं संरचना में। तब फिर क्या होता है कि वो अपना अलग टाइप का प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ये सब भी है, अलग अलग है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है। ग्राफीन का बना हुआ है, जो मोबाइल डिस्प्ले आपको दिख रहा है, ये ग्राफीन का बना हुआ है, मतलब ग्राफीन की संरचना से ही बना हुआ है, ठीक है। और है क्या ये, वास्तव में मूल रूप से इसका क्या है, ये कोयला है, और कोयले की अलग संरचना को जो हमने ढाल दिया वही क्या है, ग्राफीन। संरचना में उसके कणों की संरचना बदलाव कर दिया। तो ये सब चीजें हैं, उसको आप लोग जानिए, समझिए, और उसका जो मैंने लिखवाया था नोट आप ले लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि कार्बन नैनोट्यूब्स वगैरह भी है, ग्रेफाइट भी है, ग्राफीन भी है, ठीक है ना। ये सभी चीजें क्या है, उन्हीं के अलग अलग संरचनाओं में बदलाव से ही है, ठीक है। एक चीज है नैनो जनरेटर। नैनो जनरेटर जो छूटा हुआ कुछ हिस्सा था उसका नोट करेंगे, नैनो जनरेटर। नैनो जनरेटर, नैनो जनरेटर, ठीक है। ये क्या है भाई, ऐसा कौन सा जनरेटर जो नैनो जनरेटर है? जनरेटर का क्या काम है? जनरेटर बिजली, यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाता है, जनरेटर। जनरेटर हिंदी में क्या कहते हैं, जनित बोलते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दो लाइन लिखेंगे। पुणे स्थित भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, IISER, इसको शॉर्ट में लिखते हैं IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च एंड रिसर्च, और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने, और नेशनल पूछ लेगा कभी कि नैनो जनरेटर इसके द्वारा बनाया गया है, तो दो संस्थानों का संयुक्त रूप से दे दिया जाएगा, दो अलग अलग संस्थान दे दिए जाएंगे विकल्प में, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, या कुछ ऐसे IIT कानपुर और कुछ और कोई संस्था दे दी जाएगी। फिर इसका भी नाम दे दिया जाएगा IISER का, और फिर दूसरा नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने, NCL, हाँ, लेबोरेटरी ने एक नैनो जनरेटर विकसित किया है। ये सर कहाँ पे है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी बताते हैं, और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने पुणे स्थित है, दोनों एक नैनो जनरेटर विकसित किया है जो अंगूठे द्वारा दाब लगाने पर 14 वोल्ट तक बिजली का उत्पादन कर सकता है। मतलब उसको अंगूठे से खाली प्रेस करिए और 14 वोल्ट तक की बिजली का उत्पादन कर सकता है। 14 वोल्ट, हाँ, 14 वोल्ट तक की बिजली का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, बस इतना इसके बारे में पर्याप्त है। अच्छा, आप लोग जो है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को समझ पाए थे? वर्चुअल रियलिटी VR और AR, VR और AR जो आप यूज भी करते हैं। अब आप देखिए, सोचिए क्या चीज है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, क्या चीज है? इसको यूज भी आप लोग करते हैं।
वर्चुअल से भाई आभासी है। आभासी रियलिटी और आभासी वास्तविकता, इसको सही तरीके से कर सकते हैं। और ऑगमेंटेड रियलिटी मैंने बताया था, वर्चुअल रियलिटी वह चीज है जैसे आप लोग एक प्रकार का वो चश्मा गोगल लगाते हो, तो उसमें स्क्रीन में कुछ चीजें देखते हो आप, जैसे वीडियो वगैरह देखते हो आप, तो उसमें खास चीज क्या है कि वर्चुअल रियलिटी और आभासी रियलिटी में सर कलर चेंज दिखता है। नहीं कलर नहीं चेंज दिखाई देता भाई, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, मतलब लिखवाया था क्या मैंने? हाँ बताया था बस। 3D जैसे कि सर 3D चश्मा होता है, जैसे दो तरह की चीजें हैं इसमें, आभासी रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में थोड़ा सा अंतर भी आप लोग समझ लीजिए, उसको लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ क्या है इसका मामला, मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ। लिख लीजिए ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड वैसे पहले तो आपको वर्चुअल रियलिटी लिखना चाहिए, चलिए लिख लीजिए कोई बात नहीं, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए बड़े ध्यान से इसको। पहले हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी वह है जैसे आप जब इस तरह से गॉगल्स लगा लेते हो तो उसमें एक स्क्रीन जैसा दिखता है, जैसे आप मूवी वगैरह देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जिस तरह की सीन उसमें आ रही होगी जहां आप देख रहे होते हो, जैसे मान लीजिए आप प्लेन में आप सफर कर रहे हुए लोगों को देख रहे हैं आप स्क्रीन में, तो ऐसा लगेगा उसको लगाने के बाद कि आप अपने सिर को अगर इधर उधर घुमाओगे या अगर दो कदम आप जरा सा आगे पीछे हटोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम ही उस प्लेन के एक हिस्से के रूप में, मतलब हम ही जो है उसी में प्लेन में ही सफर कर रहे हैं। या किसी पात्र के साथ, किसी घटना के साथ अगर आप उस वीडियोज को आप देखेंगे तो आप ये नहीं पाएंगे कि हम इस क्लासरूम में अपने कमरे या किसी जगह से हम उस चीज को देख रहे हैं। उसको लगाने के बाद आपको यह लगेगा कि जो चीजें हम देख रहे हैं सामने अपने प्रत्यक्ष वीडियो में, उसी वीडियो के ही हम हिस्सा हैं, मतलब उसी जगह जो शूटिंग हो रही है जिस जगह फिल्म की, वहीं पे हम उस जगह पे हम खड़े हैं जहां वो अगले पात्र हैं। जैसे मान लीजिए आप दो लोगों की फाइटिंग अगर देख रहे हो आप, तो ऐसा नहीं उसमें आपको आभास होगा कि हम अपने कमरे में बैठे हुए किसी जगह से आप उसको देख रहे हैं। यह आभास होगा कि मेरे सामने प्रत्यक्ष दोनों सामने वहां लड़ रहे हैं, मतलब आप जैसे ही अपना थोड़ा बहुत फेस अगर इधर उधर घुमाओगे तो वहां की अगल बगल की सब चीजें वहां की आपको दिखेंगी। ऐसा लगेगा, आपको महसूस होगा वर्चुअल रियलिटी में कि आप उसी जगह पे हो। सर कौन सा चश्मा रहता है ये वाला? हाँ वो देखे होंगे आप, जैसे बड़ा सा ऐसे करके आता है ना, 3D। हाँ सिनेमा हॉल में भी आपको ऐसा दिया है लगाने के लिए ऐसा एक टाइप का, तो वो सर जो आपको पार्टी में लोग लगा देते हैं ना, पार्टी में कहाँ? हाँ सर लगाए रहते हैं। पार्टी में हाँ सर यहाँ पे नहीं सर, जो दिल्ली वगैरह में मतलब बड़े बड़े पार्टी सिटी होता में। है, हाँ, हाँ, पैसे हाँ। लोग लगाए रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर गेमिंग वगैरह जो खेलते हैं हाँ, हाँ। वो भी सर वर्चुअल कैमरा, वर्चुअल जैसे मतलब मेला नहीं होता था उसमें इनको दिखाते थे, उसमें भी दिखाते हाँ देखो बाइस्कोप में जब बच्चे अपनी खोपड़ी अंदर डालते थे, पर्दा ऐसे होता था अंधेरा करके वो देखते थे ना, तो उनको ऐसा लगता था कि हम उसी के हिस्से हैं, उसी दुनिया में। उस टाइप का कुछ चीजों को दिखाया। और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी वो सारी चीजें, जैसे आप उसको लिखिए, अब लिखिए ऑगमेंटेड रियलिटी, संवर्धित वास्तविकता, इसको हिंदी में बोलते हैं संवर्धित वास्तविकता। लिख लीजिए नहीं ये दूसरे वाले संवर्धित वास्तविकता, पहला नहीं आप नहीं डालिए ना, संवर्धित वास्तविकता। संवर्धित वास्तविकता एक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है इसमें सर लिखना AR में, हाँ नहीं उसमें हाँ ऑगमेंटेड रियलिटी
फिर से बोलो। संवर्धित वास्तविकता एक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है जो कंप्यूटर विजन आधारित रिकॉग्निशन पहचान रिकॉग्नाइज करने के लिए एल्गोरिदम पर काम करते हैं। रिकॉग्निशन एल्गोरिदम पर काम करती है। वास्तविक दुनिया की वस्तुओं पर ध्वनि, वीडियो, ग्राफिक्स और अन्य सेंसर आधारित इनपुट्स को बढ़ाने के लिए डिवाइस के कैमरे का उपयोग करती है। जैसे आप लोगों ने कभी वो देखा है, मोबाइल में वीडियोज आते हैं तो उसमें इस टाइप के वीडियोज आते हैं, जैसे उसमें कोई डराने के लिए आपको अचानक एक ऐसा चेहरा आ जाता है, अचानक डरावना सा चेहरा, तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल डर जाते हैं आप। ध्वनि, वीडियो, ग्राफिक्स और अन्य सेंसर आधारित, और धीरे आप लिखते सोचिए नहीं, आप सिर्फ यही कॉन्सेंट्रेट करिए अपने आप को, मतलब आप वर्चुअल रियलिटी में आ जाइए। ग्राफिक्स और अन्य सेंसर आधारित इनपुट्स को बढ़ाने के लिए डिवाइस के कैमरे का उपयोग करती हैं। कभी कभी आप लोगों ने वो वाले वीडियो देखे, जैसे कोई अचानक में अंडे फेंक रहा हो तो अंडा कहाँ जाता है, कहीं से टकरा कर फट से फूट जाता है, जैसे लगता है आपके मुंह पे आके गिरा। कभी अचानक में क्या है, जैसे अचानक कोई चाक फेंक दे उसकी स्क्रीन के अंदर में जो वीडियो आप देख रहे हो, तो आप एक बार डर जाते हैं। ऐसा होता है। ऐसा कोई चीज क्या है, उस टाइप की चीजें क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी। आप जब थिएटर में जाते हैं तो इस टाइप की ध्वनि का इस्तेमाल होता है कि जैसे आपको लगता ही नहीं है कि कोई दूर की चीजें जो मैं देख रहा हूँ वहां से कहीं से अलग टाइप की आवाजें आ रही हैं। आपको उस समय ऐसा आभास होता है, जितने देर आप वहां बैठे रहते हैं, कि जो भी आवाजें आ रही हैं वो हमें बिल्कुल इस तरह से आ रही है कि जो चीज मैं देख रहा हूँ, जो कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए आप किसी सीन को देख रहे होते हैं और उसकी आवाज डबिंग टाइप की आती है, बड़ी दूर से आती है और डिफरेंट होती है, सीन से डिफरेंट होती है आवाज। जैसे लगता है कि कोई अलग से बोल रहा हो और सीन भी हम अलग से देख रहे हैं, उसमें डिफरेंसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अलग से कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए आवाज और जो पिक्चर होती है उसको इतना मैच करते हुए देते हैं कि आपको जरा सा आभास ही ना हो कि जो हम देख रहे हैं बिल्कुल वही चीजें हम एकदम पास से देख रहे हैं, बहुत नजदीक से। और कुछ देर के लिए तो आपको ऐसा लगता है उसी हॉल थिएटर में बैठे हुए कहते हैं खो जाते हैं आप अपने आप को, वहां पे खो जाते हैं आप, उसी में रम जाते हैं आप। मतलब बसंती ताने वाली बसंती चला रही है, इसका तो ऐसा लगता है कि साथ में हम चल ही रहे हैं। और आवाज भी गजब की आवाज भी आती है उसमें, कैसी कि जैसे दूर से कोई घोड़े की टक 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 चलने की आवाज आ रही हो और कुछ वहां की दूसरी साउंड हो। यही टेक्निक, उसी में क्या हो रहा है, कुत्ते के रोने की आवाजें दूर से आ रही है और जो घटनाएं हो रही है वो भी हो रही है। दरवाजे की भूतिया, अगर आप मूवी देखिए तो उसमें दरवाजे की करके बंद होने की भी आवाज दूर से आपको आएगी, बिल्ली की रोने की आवाज। हाँ, तो जो भी इस तरह की घटना है, मतलब जो भी आप चीजें देख रहे हो उसकी भी साउंड आएगी और अलग टाइप के। जो उसमें होता क्या है
जैसे मान लीजिए मैंने सीनरी बनाया, सीनरी एक व्यू बनाया, व्यू में हमने किसी चीज को, किसी फिगर को अगर ऐसे फ्रंट में बनाया तो लगता है फ्रंट में, लेकिन जब उसको थोड़ा सा दूर करके सन को यहाँ से यहाँ ऐसे लगाते हैं, जैसा लगता है दूर से उसकी रोशनी आ रही है, उस सीनरी में ऐसा लगता है कि उसकी दूरी कुछ बढ़ी हुई, ऐसा एक डायमेंशनल व्यू देते हैं ना उसमें। जी। इसी तरह से ध्वनि का भी एक डायमेंशनल व्यू देते हैं, एक सुनाई देता है वो चीजें कि हाँ वो आगे से आवाज जो आ रही है वो दूर से आ रही है, इस टाइप से। मतलब जो आप देखते हैं वैसी ही आपको आवाजें उसी टाइप की भी उसी से जुड़ती हुई, समझ रहे हैं आप बात को ना, इसी टाइप। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं आगे करने जो सर प्रोजेक्टर चलाया जाता है, हाँ, व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट पर्दे पे, ये सर वर्चुअल रियलिटी रहता है ना। प्रोजेक्टर को बहुत एक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब वो भी हाँ है, माना जा सकता है उस टाइप की। जैसे अभी देखिए इसको दो लाइन और लिखित क्लियर है, यह डिजिटल संवर्धकों, नोट करिए इसको, यह डिजिटल संवर्धकों, हाँ यह डिजिटल संवर्धकों को मौजूदा वास्तविक जीवन के अनुभवों को, मौजूदा वास्तविक जीवन के अनुभवों को समृद्ध बनाने के लिए उपयोग करती है। मौजूदा वास्तविक जीवन के अनुभवों के लिए को समृद्ध बनाने के लिए उपयोग करती है। भाई मान लीजिए नदी के पार आप मूवी देख रहे हैं, अब अंदर से जो है बाहर से कोई आवाज बहुत दूर से लगा रहा है, वो गुंजा, तो वो जो आवाज आएगी बाहर से चिल्लाने की आवाज, वो कुछ अलग टाइप की है। आपको भी ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए वहां फिर से कोई चिल्ला रहा हो और कोई यहां से बोल रहा हो, तो इन दोनों आवाज में भी आपको एक दूरी का आभास तो होगा ना, कि जो भी व्यक्ति चिल्ला रहा है वो कितनी दूर से चिल्ला रहा है, उसकी आवाज आ रही है। और जो पास वाला जो व्यक्ति है वो, जैसे आप घर में हो, आप घर में हो, मोहल्ले में से कोई चिल्ला रहा हो या दूर के घर से, कभी आपने एक चीज देखा है कि आपको ही क्यों पता चल जाता है कि दो घर बाद वाले घर से आवाज आ रही है? भाई आवाज तो हर जगह से आ सकती है, आपको उस दूरी का एग्जैक्ट एहसास कैसे हो जाता है कि उसी घर से आवाज आ रही है? साउंड क्वालिटी जो वो साउंड क्वालिटी होती है ना, तभी तो वो आपको वो चीजें पता चलती है कि कितनी दूर से ही वो आवाज आ रही है ना, वो आभास हो जाता है उस चीज का। लेकिन आपके कोई घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर और आवाज दे आपको, तो आपको उस दूरी का एहसास, उस दूरी का एक भारीपन, तारत्व जो उसका है वो पता चलता है ना, चलता ही नहीं चलता है। ऐसे ही इसमें भी क्या करता है कि जो आप अपने वास्तविक जीवन में उस चीज को एहसास करते हो, ऐसा ही आपको उस तरह की फिल्म या मूवी देखते समय इलेक्ट्रॉनिकली जो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, चाहे आवाज का हो गया और चाहे दृश्य का हो गया, उसी तरह से वो दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, होता है ना ऐसा। मतलब आप मूवी में भी ये आप एहसास कर सकते हैं कि वो दूर वाले घर से आ रहा है और ये किस तरह से आ रहा है आवाज से। मतलब जो भी चीजें आप वास्तविक जीवन में एहसास करते हो, वही जो चीजें कल्पना के तौर पर उसको उतारते हैं, पूरी तरह से आभास कराते हैं, यही चीज। तो मुझे उम्मीद है कि आपने लिखा, तो मौजूदा वास्तविक जीवन के अनुभवों को समृद्ध बनाने के लिए उपयोग करती है तथा उन्हें चित्ताकर्षक बनाती है। चित्ताकर्षक माने मन को आकर्षित करने वाला, चित्त माने मन, चित्ताकर्षक या मन को आकर्षित करने वाला, मतलब मन को अच्छा लगे, हाँ लगे कि हाँ ठीक है, ऐसा ही ठीक है, अच्छा है, आकर्षण बनाती है। अब मान लीजिए आप मंच पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, मंच पे आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, अब वो माइक लेके अपना
कप है, उसकी एकदम बढ़िया हॉल में, थिएटर में, तो सामने भगवान राम धनुष लेकर अपना दौड़ रहे हैं और दूर से एक आवाज ऐसी सुनाई दे रही है, एक अलग टाइप की आवाज आ रही है। कहाँ से? ऐसा आपको आभास हो रहा है कि बहुत दूर से आवाज आ रही है, राम लक्ष्मण लक्ष्मण सीते, ऐसी आवाज होती है ना, मतलब आपको लगे कि हाँ दूर वाली आवाज है, अभी नजदीक वाली आवाज, यही सारी चीजें। इसके बाद वर्चुअल रियलिटी VR, वर्चुअल रियलिटी जिसको बोलते हैं संवर्धित वास्तविकता। हिंदी के मान लीजिए पेपर में आपको आ जाए संवर्धित वास्तविकता और उसमें संवर्धित वास्तविकता, ये सब चीजें अगर पूछ ले संवर्धित तो आप नहीं समझ पाएंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? AR को हिंदी में क्या कहते हैं? वही तो संवर्धित वर्चुअल नहीं, आभासी वास्तविकता है, और वो पहला वाला क्या था? संवर्धित वास्तविकता। इसको लिख लीजिए आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी। VR यह मुख्य रूप से हेड डिवाइस के साथ प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से हेड डिवाइस के साथ, हेड डिवाइस के साथ प्राप्त होता है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, बस इसमें और कोई विशेष नहीं। उदाहरण सर मतलब यही है जो मतलब वर्चुअल रियलिटी का जो एक चीज और लिख लीजिए VR में, हाँ बता रहे हैं, एक कृत्रिम, क्या कर रहा है? वर्चुअल जो रियलिटी का सर आप बता रहे हैं, उदाहरण में अगर पूछेगा तो जो 3D डायमेंशन, हाँ 3 डायमेंशन लगेगी, हाँ मुख्य रूप से इस टाइप का जो मतलब आपको लगे कि आपको कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी सही तरीके से दिखना है आपको कि वास्तविक जीवन में घटित होने वाले वे ध्वनि या दृश्य से संबंधित वे सभी घटनाएं जो हम इलेक्ट्रॉनिकी तौर पे उतारते हैं, ठीक है ना, उसका रूप देने की कोशिश करते हैं, वही क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी क्या है? जैसे आपने पहला पॉइंट लिखा है हेड डिवाइस के साथ प्राप्त होता है, जैसे आपने वो लगा लिए गॉगल उस टाइप वाले, या हेडफोन लगा लिए, जैसे आपको लग रहा हो कि एकदम बिल्कुल हमारे, कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि कभी आप एक ईयरफोन लगाओ और दोनों ईयरफोन लगाओ, हाँ सर, दोनों ईयरफोन लगाओ, आपको ऐसा लगता है कि एकदम हमारे दिमाग में घुस के वो चीजें बोल रहा है, अच्छे से बोल रहा है। वही चीज कभी कभी कई ईयरफोन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल उसकी आवाज कभी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कुछ और ज़्यादा होगी, कहीं उसमें आवाज़ जो है डबिंग टाइप की आएगी आपको आवाज़। इसीलिए महंगे हेडफोन जो है वो थोड़े अच्छे कान सुरक्षित भी होते हैं, कान के लिए सुरक्षित भी होते हैं, कान के लिए, ठीक है ना? वो महंगा वाला वही है। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, कंपनी VR एक कृत्रिम कंप्यूटर जनित उपकरण है। VR एक कृत्रिम कंप्यूटर जनित उपकरण, साथ में अनुकरण दोनों, उपकरण व अनुकरण है। इससे उपयोगकर्ता को यह महसूस होता है कि, इससे उपयोगकर्ता मीन्स यूजर, जो यूज कर रहा होगा उसको महसूस होता है कि वे किसी कृत्रिम यथार्थता का अनुभव प्रत्यक्ष कर रहे हो, जैसे आप मैंने बताया ना, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में पैसेंजर्स को आप देख रहे हैं, एयर होस्टेज बाकायदे ला के दे रही है कॉफी सर प्लीज, कॉफी प्लीज, और आप बिल्कुल उसको देख रहे हैं तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि बस कुछ देर के बाद हमारे पास भी आएगी, मतलब एकदम बिल्कुल आप उस वक्त खो जाएंगे, ठीक है ना? इसमें एक चीज और लिखिए, लाइव फाई। अभी तक तो आपने वाई फाई समझा, अब आप समझिए लाइव फाई। क्या लाइव फाई, ये क्या है भाई? अभी तक तो सब वाई फाई चल रहा है, लाइव फाई क्या चीज है? लाइव फाई
60% से ऊपर आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सारी चीजें आपके विज्ञान से संबंधित और करंट चीजें होता है आज के समय में। लाइफ हाई या लाइफ फिडेलिटी लिखेंगे, लाइफ हाई या लाइफ फिडेलिटी, लाइफ फिडेलिटी, लाइफ फिडेलिटी या फिर फिडेलिटी, फिडेलिटी को विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, को विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC शॉर्ट में लिख सकते हैं, VLC लाइट कम्युनिकेशन। कभी कभी आप लोग देखते हैं VLC मीडिया। जी सर, हाँ पहले ऐप भी आता था VLC मीडिया, VLC ऐप्स आते हैं ना, VLC मीडिया उस टाइप लैपटॉप में सर रहता है के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है। यह वाईफाई का एक सुपर क्विक विकल्प है। यह वाईफाई का एक सुपर क्विक विकल्प है। कैसे है भाई सुपर क्विक विकल्प? यह वाईफाई का एक सुपर क्विक विकल्प कैसे है, देखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट, वाईफाई वाल्व के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन के लिए, वाईफाई वाल्व के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंगों के स्थान पर, अब आप यहां समझेंगे कि जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है ये कैसी तरंगे हैं, ये रेडियो तरंगे हैं। चलिए लिख लीजिए, बताते हैं। रेडियो तरंगों के स्थान पर दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है, विजुअल रेज, दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है, दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है। अभी तक तो आप लोगों ने जाना, जैसे आप लोग मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर देते हो, दूसरा कोई कैच कर रहा होता सिग्नल, दूसरा उपयोग कर रहा होता इंटरनेट, वो क्या है, रेडियो तरंगे। दी टाइप्स ऑफ वेव्स आर रेडियो तरंगे। लेकिन जो ये वाईफाई है, वाईफाई विजुअल रेज, सूर्य की रोशनी कभी कमरे से आ रही होती है, ऐसे रोशनी कमरे में आ रही है, तो आप उसको देख पाते हो कि हाँ उसमें इस तरह से रोशनी आ रही है। ऐसी तरंगे क्या है, विजुअल दृश्य तरंगे। तो वो जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है ये दृश्य तरंगों की होती है। देखिए दो चीजें इसको डिफरेंट बनाती है। ये क्या है, नोट कर लीजिए, अलग से नहीं पॉइंट बना दीजिए। विजुअल वेव और वाईफाई ये रेडियो तरंगे, रेडियो वेव, यही दोनों चीजें अलग इसको आंसर पूछ लेगा कि वाईफाई में किस टाइप की तरंगों का उपयोग किया जाता है, और चार तरह से आपको दे देगा। क्या क्या, एक तो अल्ट्रा वायलेट रेज, एक दे देगा वेव्स, दूसरा विजुअल रेज, रेडियो वेव्स, और कोई और वेव दे देगा, एक्स रेज, गामा रेज, कुछ भी दे देगा। तो कम से कम आप जान सके कि जो वाईफाई है क्या है, विजुअल वेव्स। कहां तक लिखे आपको, दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है, जी ठीक है। इसमें अब कौन इसको शुरू किया, इसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी नई सारी चीजें हैं इसकी। अच्छा,
अच्छा, एक चीज और लिखिए, भारत में लाइफ हाई की संभावना, भारत में लाइफ हाई की संभावना, क्या क्या संभावना है लाइफ हाई की भाई, या इससे फायदे क्या हो रहे हैं वाई फाई से ज़्यादा बेटर। आपको मैंने अभी कल एक नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी मैंने बताया था कि जो आप लोग तार के माध्यम से जो बिजली आप अपने घरों में उपकरणों को चलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो आपको अब क्या किस माध्यम से मिलेगा, बेतार, वायरलेस टेक्नोलॉजी से। वायरलेस टेक्नोलॉजी से आपको बिजली भी अब मिलने वाला है अगले 1.5-2 दशक, 1.5-2 दशक। अब आप सोचिए, समझ लीजिए, पता चला घर में आया तो करंट मार के खोपड़ी में कहीं से, ऐसा नहीं है, उसका कुछ तरीका अलग है। घर में खुशी रहे तो फिर कहीं से वो आ रहा है, या उधर से जब कहीं से रोशनी आ रही होती है, उस एरिया को प्रतिबंधित कर दिया घर में, भाई इस जगह पे नहीं आ रहा है। पर इसमें कुछ होगा, कोई टेक्नोलॉजी, जैसे सेट टॉप बॉक्स होता है, सेट टॉप बॉक्स से हम लोग क्या करते हैं, अपने टीवी को जो रेडियो वेव्स आते हैं, रेडियो वेव्स उसको क्या करते हैं, उसी पे कैच करते हैं, सिग्नल फिट करते हैं, कैच करते हैं उसी पे, और क्या करता है फिर आगे को संवर्धित कर देता है, प्रोसीड कर देता है, और हमारे टेलीविजन में क्या होता है, दिखने लग जाता है सारी चीजें, आवाज, साउंड, सब कुछ दिखती है। तो कुछ उससे भी कोई तकनीक सब निकालेंगे, इस टाइप से कोई रेंज आएगी, कोई वेव्स आएगी, और वेव्स से हम किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे क्या करेंगे, उसको जनरेट कर देंगे, किस रूप में, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा ही कुछ होगा उसमें। तो लिखेंगे ग्रामीण समुदायों को इंटरनेट से कनेक्ट करना, इसमें कैसे करेंगे, ग्रामीण समुदायों को इंटरनेट से कनेक्ट करना, ग्रामीण समुदायों को इंटरनेट से कनेक्ट करना। यह रिसीवर्स के रूप में सोलर सेल का उपयोग करता है, यह रिसीवर्स के रूप में सोलर सेल का उपयोग करता है, जो एक ऐसे संचार, यह रिसीवर्स के रूप में सोलर सेल का संचार करता है, उपयोग करता है, उपयोग करता है, अच्छा हाँ, उपयोग करता है, जो एक ऐसे संचार और, जो एक ऐसे संचार और वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंच प्रदान कर सकता है, तक पहुंच प्रदान कर सकता है। ठीक है ना। इसे रोबोटिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, नेक्स्ट पॉइंट, इसे रोबोटिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में उपयोग किए जाने की संभावनाएं है। रोबोटिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में उपयोग किए जाने की संभावनाएं हैं, उपयोग किए जाने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं ठीक है। लाइफ हाई अधिक से अधिक सिटीजन, लाइफ हाई अधिक से अधिक, लाइफ हाई अधिक से अधिक सिटीजन सेंट्रिक, लाइफ हाई अधिक से अधिक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, शहरी जो है, शहरी जो वो है उसकी गवर्नेंस की स्थापना हेतु इंटरनेट की शक्ति का प्रयोग, इंटरनेट की शक्ति का प्रयोग
करने में उपयोगी साबित हो सकता है। इसके बाद एक चीज और है, आप लोगों ने इसको जाना है, प्रोजेक्ट लूज। तो मैंने बताया था ना आप लोगों को, प्रोजेक्ट लूज जो गुब्बारे में बांध के, जैसे अभी तो क्या हो रहा है कि टावर्स के उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए नेटवर्किंग, मोबाइल नेटवर्किंग में बहुत सारी चीजें, ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े टावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपॉन्डर्स लगाए गए होते हैं। जब आप देखेंगे इस तरह से जो टावर्स बने होते हैं, इस तरह से जो टावर्स जो बने होते हैं, इसमें सबसे ऊपर वाले भाग में ऐसे एक प्रकार का एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है, ऐसे सफेद रंग का ट्रांसपॉन्डर, ऐसे चपटा सा बड़ा सा लगा होता है। तो वही उसी टाइप के जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बड़े से गुब्बारे काफी ऊंचाई तक, हजारों फीट ऊंचाई तक उड़ा के, और उड़ाने के बाद क्या करेंगे, उड़ा के और उससे नेटवर्क प्रसारित करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे रेडियो वेव्स के रूप में। तो उससे क्या होगा, देखिए दो चीजें हैं, जितनी ज्यादा ऊंचाई से आप किसी चीज का व्यू देखेंगे उतना ही दूर एरिया कवर करेगा। भाई हम यहाँ खड़े हैं, हम पूरी बस्ती को तो देख नहीं पा रहे हैं, हम मान लीजिए छत पे खड़े हो जाए, पूरी बस्ती को तो देख नहीं पाएंगे, कुछ ही दूर का दिखेगा हिस्सा। लेकिन हम बहुत ऊपर टावर पे किसी खड़े हो जाए तो हम पूरी बस्ती को देख पाएंगे। लेकिन सिर्फ फर्क क्या रहेगा कि जो एक्यूरेसी रहेगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। जो जैसे मोबाइल कैमरा, मोबाइल कैमरे में इतने हमारा जो है मेगा पिक्सल का इतना हाई सेंसर्ड कैमरा है, उसमें क्या होगा कि वो चीजें थोड़े छोटे छोटे दिखेंगी, वो सारी चीजें बहुत एक्यूरेट नहीं दिखेंगी। जबकि नजदीक में क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लेकिन जो एरिया होता है वो क्या होता है, घट जाती है। और बहुत ऊंचाई पे एक्यूरेसी घट जाएगी, लेकिन एरिया क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। भाई एक चीज तो कम ज्यादा होगा ना, एक्यूरेसी जहां घटेगी वहां एरिया बढ़ेगा, जहां एरिया कम होगा वहां एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो रेडियो वेव्स है, काफी ऊपर वैल्यू को उड़ाने पे, काफी हाइट को उड़ाने पे क्या होगा, वो वेव्स आके आपके दूर दूर तक कवर करेंगे। मतलब जो आपको जरूरत के हिसाब से जो अलग अलग जो टावर्स जो प्रयोग किए जा रहे हैं, उन टावर्स से क्या होगा कि आपको टावर्स की जरूरत ही नहीं होगी, करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं होगी, और इस तरह से वैल्यू की सहायता से उनमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी जो क्या करते हैं, इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उससे काम चल जाए, काफी दूर का एरिया कवर हो जाए। तो वही प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट क्या है भाई, बैलून से याद रखिए, बैलून लून, ठीक है। प्रोजेक्ट लून कभी मान लीजिए पूछ लेता है, या कभी कथन या कारक के रूप में किसी भी परीक्षा में आ जाता है, तो आप उसको कम से कम समझ लें क्या आएगा। भारत सरकार की एक पहल प्रोजेक्ट लून के तौर पे काफी एरिया को कवर करने के लिए है, नेटवर्किंग। आपने इसमें दे दिया मान लीजिए कथन, और कारक दे दिया उसका कि यह सस्ता भी हो सकता है और आसानी से उपयोग करने लायक। भाई क्या करेगा, धीरे धीरे उसको रस्सी को खींच लेंगे नीचे पूरा, या किसी मशीन की सहायता से, जैसे आप पतंग के तागे को, बाजे को लपेटते हैं चरखी की सहायता से खींच के, वो सारी जो टेक्निकलिटी ठीक ठाक कर देंगे, फिर धीरे से आप लोग उड़ा देंगे। ऐसे तो बेचारे दो चार लोग चढ़ते होंगे टावर पे ना, किसी पकड़ के सहायता से, रिस्क भी ज्यादा है। अब मान लीजिए बसंती चढ़ गई कहीं टावर पे, कहती जय हमारे गाँव को नहीं माना, हम कूद जाए, छलांग मार देंगे। तो ये सब भी घटनाएं कम हो जाएंगी इससे, प्रोजेक्ट लून से हो जाएगी ना, ऐसा। लेकिन सर मतलब हवा में उसको स्थिर करना, ये भी स्टेब्लिश करना एक चुनौतीपूर्ण है। हवा में स्थिर करना बड़ी चीज नहीं है। जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं आपके क्षोभ मंडल में, जी सर, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे एडजस्ट उसी हिसाब से। और एक चीज और है, जो आपका क्षोभ मंडल से ऊपर का जो मंडल है, आयन मंडल है, वो आयनिक है, इसलिए रेडियो वेव्स उससे टकरा के फिर वापस पृथ्वी में जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। और क्षोभ मंडल तक की सारी मौसम संबंधित घटनाएं होंगी ना भाई, उससे ज्यादा तो हो नहीं, काफी
10-20 हजार फीट पे उसको ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे ना, इस टाइप से करेंगे। अब इसमें एक चीज और आप लोग सुनिए, समझिए, जियो टैगिंग और जियो मैपिंग क्या चीज है, ठीक है। जियो टैगिंग, इसको चलेगा, जियो टैगिंग और जियो मैपिंग, जियो टैगिंग एंड जियो मैपिंग। ये आप लोगों ने टैगिंग या मैपिंग सुना है कभी? क्यों भाई? जियो टैग करना, जी सर, जियो टैग करना। आप लोगों ने देखा है जियो टैगिंग क्या है? अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए 2-2 लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल की डिमांड बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट की जियो टैगिंग के बारे में। आप लोगों ने और भी पढ़ा है कि एक वह है गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की, जिसको कहते हैं कि वो घरौंदा जो तैयार किया जा रहा है, घरौनी हर तहसील में तैयार किया जा रहा है, जिसको एक प्रकार से किस प्रोजेक्ट के तहत है भाई, ध्यान है? ये सर एक संपत्ति कार्ड बनाने के लिए वह ई संपत्ति के अंतर्गत आ रहा है। तो ई संपत्ति के अंतर्गत जो है जियो टैगिंग और जियो मैपिंग दोनों चीजें होंगी। जियो टैगिंग क्या है? इसी प्रकार के आपके जो जीपीएस है, जीपीएस सिस्टम्स है, उनके माध्यम से किसी जगह का पृथ्वी पे अवस्थित किसी या इस मतलब उसपे भूखंड पे अवस्थित मीन सिचुएटेड किसी जगह का यथार्थ निर्धारण, मीन्स एकदम एक्यूरेट उसका पॉइंट डिसाइड करना। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि अपनी कोई बिल्डिंग यहाँ छोटा सा बनाया, मान लीजिए मैंने वो निर्मल भारत का एक शौचालय ही बना दिया, टॉयलेट, अभी क्लास में बाहर स्वच्छ भारत बना दिया। अब बनाने के बाद जो है उसको दिखाना है कि भाई पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसको हमको ये दिखाना है किस तरह से अक्षांश और देशांतर बिंदुओं से उनको डिसाइड कर देना। अक्षांश क्या है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से उनको क्या करते हैं? अक्षांश और देशांतर बिंदुओं से उनको बस्ती का भी लैटिट्यूड कुछ ऐसे ही 27 डिग्री कुछ मिनट कुछ सेकंड ऐसे ही कुछ लगभग अप्रॉक्सीमेट ऐसा ही होगा, और जो इसका लॉन्गिट्यूड होगा मे बी कुछ ऐसे ही 62-63 कुछ ऐसे ही होगा, 67 के आसपास में अप्रॉक्सीमेट कुछ ऐसा ही होगा। तो इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से तो आप कभी भी कहीं भी रहोगे तो वापस उसी जगह पे आप आओगे जहां का वो जियो टैगिंग हुआ होगा। मतलब कहीं भी आप घूम के आइए, जो चीजें आपको, तो इसी तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है ई गवर्नेंस के तहत। ई गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस के तहत, ई गवर्नेंस के तहत, इलेक्ट्रॉनिकली जो गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के तहत इसको क्या कर रही है? जियो टैगिंग और जियो मैपिंग दोनों करवा रही है। अच्छा, टैगिंग में क्या होता है? देखिए एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, किसी भी नक्शे को बनाने के लिए हम लोग लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन 26, 38, 82, 46 लाइन, पॉइंट, पॉलीगॉन का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी कोई भी मैप हम अगर बनाते हैं तो इन 3 तरह की चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्रिकल जो चीजें, स्ट्रक्चर, इन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जियो टैगिंग वास्तव में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, किसी एक पॉइंट पे जो है हमको क्या दिखाएगा? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेकिन जो जियो मैपिंग होती है उसमें क्या होता है कि इस पॉइंट को डिसाइड करने के पश्चात उस जगह को, जैसे मान लीजिए कि इस पूरे 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या जो व्यू दिखता है, जो फिजिकल व्यू हमको दिखता है, जैसे मान लीजिए कि हमको एक लाइन की पूरे घरों का हमको एक बनाना है पूरा मैपिंग। कोई घर ऐसे है, कोई घर ऊंचा है, कोई घर नीचा है, कोई घर इस तरह से, जैसे भी कहीं पेड़ वेड़ है, कहीं कुछ भी इस तरह की
पूरा कई लोगों का फोटो, आप 10-20-25,000 लोगों का फोटो खींचा और फिर उसी जो फोटो में बने हुए चेहरे वह है ऐसे चेहरे, हाथ पैर जैसे लोगों के सब कुछ वैसे आप जैसा जो जो चीजें आप उसमें उसको दिख रही हैं उसी को आप पॉलीगॉन से आप उनको डिजिटाइज जैसे डिजिटल तरीके से आप उनपे एक लाइन अच्छी बनाते चलिए। ये ढांचा गली रोड नाली नाला जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, जैसे पेड़ वेड़ दिख रहे हैं तो उनके आप क्या करिए ऐसे ऐसे उनको एक स्ट्रक्चर दे दीजिए अलग से, और फिर उसको आप कैसे इसमें दिखाइए। मैंने दो तरह के उसमें बताए थे, दो डाटा बताए थे, एक रास्टर डेटा और एक वेक्टर डेटा, ठीक है ना। ये चीजें भी खैर उस समय जो लोग आप लोग रहे होंगे पढ़े होंगे काफी उसमें ज्यादा थोड़ा कठिन है, उस चीज को बताना कठिन है। ये लाइन पॉइंट और पॉलीगॉन इन तीन चीजों में जो हम पूरा इस्तेमाल करते हैं किसी नक्शे में, उसी को हम क्या करते हैं जियोमेट्रिक बनाते हैं। और जियोटेग वह है कि किसी पॉइंट को अक्षांश और देशांतर बिंदु की जानकारी देते हैं, ठीक है ना। यही है जैसे आप 10 कदम में बढ़ रहे हो, एक बार आपने यहाँ जियोटैग किया किसी डिवाइस के माध्यम से तो दिखाया क्या, दिखाया मान लीजिए 26 डिग्री 25 या कुछ भी मान लीजिए 6 मिनट और कुछ 7 सेकेंड ईस्ट। फिर ये तो लैट हो गया आपका लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में क्या आता है, मान लीजिए कितना लॉन्गिट्यूड कितना वही रहेगा बस्ती का 82 डिग्री 6 मिनट और कुछ सेकेंड ठीक ईस्ट होगा। तो मान लीजिए इस जगह पे हम यहाँ खड़े होकर पॉइंट भी ले लिया और हम 10 कदम यहाँ से हट के फिर एक पॉइंट हमने और ले लिया, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा पता है, इसके जो सेकंड है ये बदल जाएंगे अगर इतनी दूरी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर थोड़ा और ज्यादा दूर है तो मिनट में भी परिवर्तन हो सकता है, और ज्यादा दूर जा रहे हैं तो किसमें परिवर्तन हो सकता है, इनके डिग्री में भी परिवर्तन हो सकता है। इस तरह से हर जगह पे जहां जहां अलग अलग हम पॉइंट क्रिएट करेंगे वहां वहां इनके उसमें परिवर्तन होता है। यही क्या है जियोटैग है। और जो तीनों को इस्तेमाल करते हैं, तीनों संयुक्त जिसमें नक्शे में हम इस्तेमाल करते हैं, लाइन पॉइंट पॉलीगॉन तीनों चीजों का नक्शे में, वही क्या है जियोमेट्रिक, ठीक है ना। संपूर्ण रूप से जो नक्शा हम बनाते हैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हैं, वही क्या है जियोमेट्रिक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें एक और भी इसरो ने अपनी तरफ से लॉन्च किया है भुवन ऐप। भुवन ऐप आप अपने मोबाइल में भी आप ऐप उसका डाउनलोड कर सकते हैं। भुवन ऐप में क्या है कि आपका जो आधार है वो किससे मैच, मतलब वो किससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके लिंक किसी मोबाइल नंबर से, और दूसरा आपका कोई यूजर आईडी हो जिसको आप यूज करते हैं। आप भुवन ऐप को तभी अपने मोबाइल में क्या कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, और किसी भी जगह का उससे करके और आप उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे विकिपीडिया में क्या होता है, विकिपीडिया में आप क्या करते हो, अपने यूजर आईडी वगैरह डालिए, रजिस्टर करिए और अपनी तरफ से एडिटिंग कर दीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन और अतिरिक्त डाल दीजिए। कभी आप लोगों ने किया है इस तरह से कोई काम नहीं, कभी करिए। जैसे मान लीजिए आप विकिपीडिया का कोई एक आपने ले लिया, कोई टॉपिक ले लिया, आपको लगता है कि विकिपीडिया में जो ये टॉपिक्स डाले गए हैं कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता हो, आप जाइए उसमें एक ऑप्शन बना होता है कॉर्नर में, आप उस पर क्लिक करिए, अपना उस पर रजिस्टर होइए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से, उसमें रजिस्टर करिए और कुछ इंफॉर्मेशन दे दीजिए। कुछ देर के बाद आपके मोबाइल पे एक ईमेल आईडी पे है आपको एक मैसेज आएगा विकिपीडिया की तरफ से, थैंक यू फॉर एडिटिंग योर इम्पॉर्टेंट सजेशंस एंड इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स। इस तरह से विकिपीडिया की तरफ आएगा, आपको एक मैसेज कि आपने बहुत अच्छा मतलब किया। कुछ लोग अगर मान लीजिए उसमें गलती जानबूझ से कोई गलत हेरफेर करते हैं तो उनके प्रति कार्रवाई भी हो सकती है, अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक हो सकते हैं, आप पूरी तरह से ब्लॉक किए जा सकते हैं विकिपीडिया में, आप विकिपीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कोई करेगा नहीं, क्योंकि हर लोगों का मुझे मोबाइल होता है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड से प्रोटेक्शन होता है, उसमें जानकारी होती है। बाकी ऑप्टिकल फाइबर वगैरह तो आप लोगों ने जान ही लिया है, केवल जो आप लोगों को इंटरनेट वगैरह बिछाने के लिए दो तरह के वायर, एक तो आता है कॉपर वायर जो कॉपर का जो
केबल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल नाम क्यों दिया गया इसको? ऑप्टिक्स से बना हुआ ऑप्टिकल, मतलब जो सूर्य का जो प्रकाशित, जो सूर्य का ही नहीं, प्रकाशित तंतु, इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। मीन्स ऑप्टिक मीन्स प्रकाश और ऑप्टिकल मीन्स प्रकाशित। प्रकाशित फाइबर, प्रकाशित तंतु, तंतु माने धागा या धागा जो संरचना है। और जो भी इस तरह की जो तरंगे होती हैं, रेडियो वेव्स होती है, इसमें क्या होती है कि एक प्रकाशित तंतु होने के नाते, प्रकाशित धागा होने के नाते जो आपकी रेडियो वेव्स होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का काम करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मीन्स जो किसी प्रकाशित तंतु में एक जगह आई, ऐसे ऐसे, मतलब वो बाहर की तरफ वो तरंगे नहीं निकलती, अंदर ही वो मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह को मूव करती है बहुत तेजी से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या हो, खुली क्या कहते हैं, फुल रिफ्लेक्टेंस, फुल रिफ्लेक्टेंस को फॉलो करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को फॉलो करती है और आगे की तरफ गमन करती है बहुत तेजी से। ठीक है, चलिए खैर ये सब भी चीजें हो गई, इसमें उम्मीद है और कुछ और ऐसा कुछ बचा नहीं है, तो कुछ चीजें का और आप देख लीजिए, जान लीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह आप लोगों को मैं सब बताया था, जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह आप लोगों को सब बताया ही था, ठीक है ना? बंद कर दिया, अच्छा बंद कर दिया, चाहिए बंद करके गई थी, बंद हाथ उधर कुछ करके। बायोफ्यूल्स वगैरह आप लोगों को बता ही दिया था, बायोफ्यूल के बारे में कुछ ऐसा जो रहने गया था, ठीक है ना? और चलिए कुछ चीजें अब कल बता देंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अभी और कुछ रह गई हैं, बता देंगे, कहीं से नहीं पाएगा वो भी मैं ऐसा ही करता हूँ, ठीक है ना? बाकी आज के लिए इतना ही है।